गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम मई सीरीज के करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए 23 ऑफ मई के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा पसंद आए तो। काफ़ी कमेंट मैंने पढ़े आप सभी के, जहाँ पर स्टूडेंट का कहना है कि सर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाया जाए और इसके अलावा शायद कहीं कहीं वॉइस भी ब्रेक होकर सुनाई दे रही है, तो इस पर भी काम किया जाए। तो देखिए हमारी टेक्निकल टीम लगातार इसके लिए काम कर रही है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण शायद वॉइस में ब्रेक देखने को मिल रहा है और वॉइस का वॉल्यूम भी आपको कम सुनाई आ रहा होगा। तो इसके लिए हमारी टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है। एक आध दो दिन आप कॉपरेट कीजिए, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लीन आने लगेगी आपको। तो एक आध दो दिन की बात है, हमारी टेक्निकल टीम पूरा हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है वो इसी काम में लगातार लगा हुआ है। तो बहुत जल्दी हमारी ये जो वॉइस की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। डोंट वरी, आप सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, एक आध दो दिन कॉपरेट कीजिए। चलिए 23 ऑफ मई के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। कमेंट में आंसर कीजिएगा कि इनका आंसर क्या है। देखें, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, भारत के किस देश के कांकेस थुराई बंदरगाह के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। भारत ने किस देश के काकेस थुराई बंदरगाह के विकास के लिए हाल ही में आर्थिक सहायता प्रदान की। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर कीजिएगा कमेंट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने करंट अफेयर में सभी को डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का, शुरू करें। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। देखिए इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। पहले तो आपको यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला। इस इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडेक्स का नाम क्या है, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024। 2024 के इस इंडेक्स में 119 देशों को काउंट किया गया है और भारत को 39th रैंक पर रखा गया है टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में। मतलब इसको हम कह सकते हैं पर्यटन प्रतिस्पर्धा, ट्रेवल एंड पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक। इसमें भारत को 119 देशों में 39th रैंक पर रखा गया है। तो यहां पर आपको आंसर मिल जाता है। जारी करता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, 2007 से इसे जारी किया जा रहा है और 5 अलग अलग इंडिकेटर के आधार पर पर्यटन प्रतिस्पर्धा को नापा जाता है। देखिए किसी भी देश में टूरिज्म के लिए कितना अच्छा वातावरण डेवलप किया गया है, कितनी अच्छी पॉलिसीज डेवलप की गई है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। और अपने जो साथ वाले देश है कितना अच्छा कंपीट कर पा रहा है कोई भी देश टूरिज्म के मामले में, ये इस इंडेक्स का आधार है। 5 आधार देखें तो देखिए, सक्षम पर्यावरण, मतलब किसी भी देश का इन्वायरमेंट पर्यटन के कितने ज्यादा अनुकूल है। वहां की ट्रेवल और टूरिज्म पॉलिसी कितनी अच्छी है टूरिज्म के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा डेवलप है। यात्रा और पर्यटन की डिमांड कितनी ज्यादा है। यात्रा और पर्यटन की स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी कितनी ज्यादा है। इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इंडेक्स का नाम है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। 119 देशों को 2024 के इस इंडेक्स में शामिल किया गया और भारत को इस इंडेक्स में 39th रैंक पर रखा गया है। 2021 में जब ये इंडेक्स आया था तब भारत इस इंडेक्स में 54th रैंक पर था। मतलब कहीं ना कहीं हमने टूरिज्म पर ध्यान दिया है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए, क्योंकि हमारी निरंतर यहाँ पर जो रैंक है वो सुधरती जा रही है। अब बात आती है कि टॉप ऐसा देश जो कि टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में पहले स्थान पर है, तो ये है यूएसए, सेकंड पर है स्पेन और थर्ड पर आता है जापान। ठीक है, 119 देशों में इंडिया 39th रैंक पर। अब आपके दिमाग में आएगा सर सबसे लास्ट पर कौन, तो सबसे लास्ट पर आता है माली, 119वें नंबर पर। ठीक है, इस इंडेक्स में किसी भी कंट्री को 7 स्कोर तक दिया जाता है, एक सबसे खराब और 7 स्कोर मिलता है तो ये सबसे अच्छा। भारत का स्कोर 4.25 है, मतलब 39th रैंक पर है। हम मिड में हैं, ना तो ज्यादा हमारे यहाँ पर
टूरिज्म के लिए ना तो हम खराब प्रदर्शन कर रहे हो, ना ही हमारा प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी रैंक में लगातार सुधार हो रहा है। इस इंडेक्स से हमको ये पता चल। इंडेक्स कौन जारी करता है ये स्पेशली याद रखिएगा। तो इस इंडेक्स को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 119 देशों के इस इंडेक्स में भारत को 39th रैंक पर रखा गया। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। कोलोनी जो कि स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, यहां पर इस संस्था का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे पहले ही बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आज देखिए ऑफर ऑफ द डे में इंडियन ज्योग्राफी की ई बुक आपके लिए अवेलेबल है ओनली 49 रुपीज में। 20+ PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग अलग PDF है। तो दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इसे बाय कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। इंडियन ज्योग्राफी की ई बुक है, काफी दिनों बाद ऐसा कोई ऑफर आया है, देखिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, तो आप बिना देर किए इन्हें परचेस कर सकते हैं। लिंक कहाँ मिलेगी? आप एप्लीकेशन से लेना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते। सेकेंड क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? देखिए पहले यहां पर हमको यह पता होना चाहिए कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। अब इसकी थीम की बात करें तो बायोडायवर्सिटी डे की थीम की बात करें तो बी अ पार्ट ऑफ द प्लान, ये थीम है 2024 में विश्व जैव विविधता दिवस की। डन, कब मनाया जाता है? हर साल 22 मई। 2024 की थीम पता चल गई, बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। और 2023 की थीम की बात करें तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी, ये 2023 की थीम है। पूरे वर्ल्ड में जैव विविधता के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो जैव विविधता दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 22 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहली बार 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जैव विविधता के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए 22 मई को इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, और तब से लेकर हर साल 22 मई को यह डे मनाया जाता है। डन, थीम भी पता चल गई। इसके अलावा देखिए जैव विविधता पर यूनाइटेड नेशन ने एक डिकेड घोषित किया था 2011 से लेकर 2020 तक के टाइम पीरियड, संयुक्त राष्ट्र दशक है जैव विविधता पर। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था 2010 को। ठीक है, ये किसने घोषित किया था? यूनाइटेड नेशन। उद्देश्य वही है, बायोडायवर्सिटी के लिए लोगों को जागरूक कर। पर्यटन के रूप में या पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन? इन्हें हमने पहले भी डिस्कस किया था जब इनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ था। तो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं गोपी थोटाकुरा। कौन है? गोपी थोटाकुरा। ओके, गोपी थोटाकुरा की बात करें तो यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनने वाले, भारतीय प्रवासी है। इनका जन्म हुआ है भारत के आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जन्मे हैं। ये एक स्पेस टूरिज्म कंपनी है ब्लू ओरिजन, इसके NS-25 मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अब ये स्पेस टूरिज्म कंपनी किसकी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अमेजन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस, उनकी एक स्पेस टूरिज्म कंपनी है ब्लू ओरिजन। इसके माध्यम से भेजे जाएंगे अंतरिक्ष में। भेजे गए हैं गोपी थोटाकुरा, ऐसे पहले भारतीय जो कि अंतरिक्ष में गए हैं पर्यटक के रूप में। ओके, डन हो जाता है। अब यहां पर आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए इंडिया के राकेश शर्मा के बारे में। क्या है? भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट विंग कमांडर है राकेश शर्मा। 1984 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय थे। कौन? राकेश शर्मा। इन्होंने ही कहा था अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
ठीक है, पहले इंडियन जो कि अंतरिक्ष में गए थे, स्पेस में गए थे 1984। हाल ही में किस संगठन ने वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट जारी की है? तो वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। देखिए, हाल ही में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, एक बैठक का आयोजन किया गया था, वर्ल्ड वाटर फोरम। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, तो इंडोनेशिया के बाली में 10th वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन किया गया। यहीं पर विश्व बैंक ने वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट को जारी किया। जल संकट से संबंधित ये रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट में इंटरनली डेटा हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन वो हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आप केवल इतना भी याद रख लेंगे कि वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट किसकी है, तो ये वर्ल्ड बैंक की। ओके, एक और चीज यहां पर क्लियर हो जाती है कि 10th वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया के बाली में। अब वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में इन्होंने जल संकट के बारे में बताया है, कुछ मुख्य बिंदु को हाईलाइट किया। जैसे देखिए, इन्होंने बोला है कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, और क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर सभी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये कुछ कारण हैं जिसके कारण सभी को पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा 2022 में 197 मिलियन लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है, और 211 मिलियन लोगों को बेसिक सैनिटेशन भी नहीं मिला है ना। तो ये अपनी इस रिपोर्ट में बताया। इसके अलावा इसने ये भी बताया है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 450 मिलियन लोग चरम गरीबी मतलब सबसे हाईएस्ट पॉवर्टी से ग्रसित, और उन एरियाज में रहते हैं जहां पर पीने का पानी नहीं। तो ऑल ओवर वाटर पर ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। रिपोर्ट का नाम याद रखिए, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इसकी रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आप जानते हैं 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। ओके, हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी, कहां पर आता है, यूएसए, है ना। ठीक है, तो रिपोर्ट किसकी है, वही हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, उसको याद रखिए। आगे आ जाएं, किस राज्य में लुशाई ओरम नाम का दुर्लभ पौधा खोजा गया है? तो लुशाई ओरम ये दुर्लभ पौधा खोजा गया है हाल ही में भारत के मिजोरम राज्य। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर बी। मिजोरम में एक नेशनल पार्क काफी फेमस है जिसका नाम है फोंगपुई नेशनल पार्क। नोट कीजिएगा, फोंगपुई नेशनल पार्क भारत में कहां पर है, मिजोरम। यहां पर एक अर्ध परजीवी पौधा खोजा गया है, स्थली पौधा है। अब इसको जो नाम दिया गया है ना, वो दिया गया है एक जनजाति के नाम पर जो कि मिजोरम में निवास करती है, लुशाई जनजाति। लुशाई जनजाति के नाम पर इस अर्ध परजीवी सेमी पैरासिटिक जो स्थली पौधा खोजा गया है, इसको नाम दिया गया है लुशाई ओरम। तो लुशाई ओरम अर्ध परजीवी स्थली पौधा कहां खोजा गया, मिजोरम। इसका नाम मिजोरम की लुशाई जनजाति पर है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि लुशाई जनजाति भारत में कहां निवास करती, तो ये निवास करती है भारत के मिजोरम में। लेकिन माना जाता है कि इनका जो मूल निवास स्थान कभी रहा है वो मंगोलिया का है। तो मंगोलिया से कभी यहाँ पर आके बसे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। कुकी चिन जनजाति समूह जो कि मंगोलिया बेस्ड है, उनकी ही एक शाखा के रूप में लुशाई जनजाति को देखा जाता है। भारत में कहाँ निवास है, तो मिजोरम। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर, लुशाई जनजाति के नाम पर लुशाई ओरम अर्ध परजीवी स्थली पौधा भी कहाँ खोजा गया, तो मिजोरम में खोजा गया। मिजोरम में खोजा गया, खोजा गया। तो यहां पर आप इमेज भी देख सकते हैं इस पौधे की। चलिए, ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में राजधानी दिल्ली कौन सी रैंक पर है? देखिए, ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, इस इंडेक्स को शॉर्ट में समझे ना तो लोगों के रहने के लिए किसी भी शहर में कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मतलब क्या ह्यूमन वहां पर रह सकता है, रहने लायक कंडीशन है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अलग अलग डायमेंशन है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप समझिए कि रहने की कंडीशन कैसी है किसी शहर में,
इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता। क्या है ये? ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। 2024 के इस इंडेक्स में 1000 शहरों को रैंक दी गई और भारत की राजधानी दिल्ली इस इंडेक्स में 350वें स्थान पर है रहने लायक जगह में। ओके, पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है ये। 2024 का इंडेक्स आया। 163 देशों के 1000 शहरों को इसमें रैंक दी गई। 163 देशों के 1000 शहर है। 5 अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर रैंक दी जाती है। देखिए, इकोनॉमिक्स किसी भी शहर का कैसा है, ह्यूमन कैपिटल कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उस शहर की कैसी है, इन्वायरमेंट कैसा है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो लोगों के अनुकूल है या नहीं, इन अलग अलग 5 डायमेंशंस पर इस रैंक को तैयार किया जाता है। अब इस इंडेक्स में सबसे ऊपर रैंक पर, फर्स्ट रैंक पर अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, सेकंड पर इंग्लैंड का लंदन और थर्ड पर अमेरिका का सेंट जॉन्स शहर। ओके, 1000 शहरों में भारत का सबसे टॉप शहर कौन सा है? तो 350वें स्थान पर दिल्ली, इसके बाद 411वें स्थान पर बेंगलुरु, 427वें स्थान पर मुंबई और सबसे लास्ट में 1000वें रैंक पर भी भारत का ही एक शहर रखा गया है, उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर। ओके, तो 350वें नंबर पर है भारत का जो कैपिटल है दिल्ली। वो किस इंडेक्स में? ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिपोर्ट 2024। भारत का कैपिटल दिल्ली, भारत की कैपिटल दिल्ली इस इंडेक्स में 350वें नंबर पर है या 350 रैंक पर है। ओके, और सबसे लास्ट में भी इस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर रखा गया। चर्चित खिलाड़ी सचिन सर्जे राव खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो सचिन सर्जे राव खिलाड़ी संबंधित है शॉर्ट पुल से। आंसर हो जाएगा आंसर। हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एक प्रतियोगिता जो कि लास्ट सेशन से हम पढ़ रहे हैं, 25 मई को खत्म होगी। गोल्ड विनर पूछे जाते हैं तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि गोल्ड लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि सचिन सर्जेराव खिलाड़ी किस खेल के संबंधित खिलाड़ी हैं भारत में? तो ये शॉर्ट पुल के। इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हो रहा है? जापान में। इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुल में गोल्ड मेडल अपने नाम किए। तो शॉर्ट पुल के खिलाड़ी हैं सचिन सर्जेराव खिलाड़ी। ओके, ठीक है। हाल ही में किस देश में संक्रमित रक्त कांड मतलब इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल के कारण मारे गए 3000 लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की? ये काफी सुर्खियों में रहा है अभी। इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल है, ठीक है। ये देखने को मिला है ब्रिटेन में। 3000 लोग मर गए थे और काफी सारे लोग मतलब शारीरिक पीड़ित, जो दूसरी प्रकार की पीड़ाएं, अदर प्रकार की जो डिसीज है वो इस इन्फेक्टेड ब्लड के कारण आज भी झेल रहे हैं। तो वो जो 3000 लोग मर गए थे उनको मुआवजा देने की घोषणा की है ब्रिटेन की गवर्नमेंट। वैसे ये जो केस है अगर हम ये देखें तो ये 1970-80 के एरा का टाइम पीरियड का केस है, जब ब्रिटेन में हजारों लोगों को जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो चढ़ा दिया गया था। HIV, हेपेटाइटिस, यकृत की सूजन, ऐसे मरीज उस ब्लड के कारण देखने को मिले और 3000 लोगों की उस वक्त मृत्यु। तो हाल ही में ब्रिटेन के जो इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल है उस पर एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने घोषणा की है, ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने घोषणा की है कि इस स्कैंडल से पीड़ित जो लोग हैं, जो 3000 लोग मारे गए हैं, उनके परिवार को अब मुआवजा दिया जाएगा ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन्फेक्टेड ब्लड स्कैंडल किस देश में देखने को मिला है? ब्रिटेन में। आगे आ जाए। चर्चा में रहा कौंडिल्य वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? तो कौंडिल्य वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर कौंडिन्य नदी बहती है। नाम ढंग से पढ़ना क्योंकि साउथ इंडिया का नाम है, थोड़ा सा अलग है। कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
यहाँ पर जो नदी बहती है कौंडिन्य नदी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश में। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर श्रीलंकाई गोल्डन बैक्ड मेंढक देखने को मिला है। हाल ही में इसकी खोज की गई है क्योंकि ये मेंढक की प्रजाति नॉर्मली श्रीलंका के जंगली क्षेत्रों में देखने को मिलती, और इसे पहली बार भारत के आंध्र प्रदेश में कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। आंध्र प्रदेश की एकमात्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एशियाई हाथियों के पर्यावास के लिए जानी जाती, एशियाई हाथियों के घर के रूप में जानी जाती। पलार नदी जो कि आंध्र प्रदेश में बहती है, इसकी सहायक नदी कौंडिन्य और केगल, ये दोनों कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती। तो इसमें से जो कौंडिन्य नदी है, इसी के नाम पर कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ा है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, जहां पर हाल ही में श्रीलंकाई गोल्डन बैक्ड मेंढक को खोजा। ठीक है, आगे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश इंटरनेशनल डायलॉग ऑन माउंटेन्स पीपल एंड क्लाइमेट चेंज का आयोजन कर रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है, और जो अदर प्रकार के जो एनवायरमेंट को हार्म किया जाता है मानव के द्वारा, उससे माउंटेन को जो इफेक्ट आ रहा है, माउंटेन जो नष्ट होते जा रहे हैं, उन पर इंटरनेशनल डायलॉग ऑन माउंटेन पीपल एंड क्लाइमेट चेंज का आयोजन किया जा रहा है नेपाल में। कहां पर? नेपाल। आंसर हो जाएगा आंसर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2 दिवसीय इंटरनेशनल डायलॉग ऑन माउंटेन पीपल एंड क्लाइमेट चेंज का आयोजन किया जा रहा है। इस डायलॉग में 25 देशों के अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उद्देश्य अभी मैंने आपको बताया, जलवायु परिवर्तन के कारण माउंटेन या पर्वतों पर जो भी साइड इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, उस पर पूरे वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करना, ध्यान उसकी ओर ले जाना कि माउंटेन को बचाया जाए, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए। इस डायलॉग को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य, तो नाम क्या है? इंटरनेशनल डायलॉग ऑन माउंटेन पीपल एंड क्लाइमेट चेंज सम्मेलन है। आयोजन का किया जा रहा है नेपाल में। कितने दिन तक चलेगा? 2 दिन तक। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के पीएम के पद पर हैं। रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वापस सुनिए। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री या पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड। डन। तो यहाँ पर 23 मई के सभी करंट अफेयर हो गए। अब हम बात करेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। लास्ट डे में हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? विमेन सिंगल। कौन थी? इगा स्विएतेक। कमेंट में बताइएगा किस देश से बिलोंग करती है, कल पढ़ा था ना हमने, तो कमेंट करिएगा। इगा स्विएतेक। ठीक है, चलिए। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस किसकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ये राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। ईरान का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद मोखबेर। मणिपुरी पोनी किस जानवर की ब्रीड है? तो ये किसकी ब्रीड है? घोड़े की। कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा गया? तो ये खोजा गया मंगलुरु में। आगे आ जाएं। निम्न में से किसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है संजीव पुरी। चर्चित पिग बुचरिंग स्कैम किससे संबंधित है? तो यह फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित शब्दावली। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? यह हमारा क्वेश्चन था। तो हेडक्वार्टर है कहां पर? नीदरलैंड के द हेग में। हाल ही में भारतीय सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी गई, किसके सहयोग से बनाई गई है? तो यह रूस के सहयोग से बनाई गई है। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? भारत की एकता भयान ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। आंसर सी हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया आंसर सी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट डे के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे। विश्व वन्यजीव दिवस
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य में समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 का आयोजन किया गया? तो ये भारत और मलेशिया की नौसेना के मध्य में किया गया है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मणिपुर में। बिल्कुल सही आंसर आया है पम्मी कुमारी का। एक मिड वीडियो में भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जहां पर नील रिवर की लंबाई पूछी थी, मैंने आपसे नील नदी की लंबाई पूछी थी। तो ऑलमोस्ट 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई हमें देखने को मिलती है। कितनी? 6650 किलोमीटर। ओके, 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई। डन। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कल के सेशन में भी डिस्कस किए थे और कल मैंने आपको जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे बिल्कुल सही आंसर आए हैं सभी के। आज के सेशन में भी जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनको कमेंट कीजिएगा। आई होप आज आपको वॉइस क्लीन आई होगी और फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो जल्दी आपकी वॉइस का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।